हेलो माय डियर दोस्तों, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी इनकम टैक्स की रिवीजन सीरीज। इसमें हम चैप्टर नंबर 1 से लेके लास्ट चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस दैट इज प्रोविजंस ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न सबके रिवीजन कवर करेंगे। अच्छे से मेरे साथ ज्वाइन करना, क्योंकि आपको इस रिवीजन क्लास के बाद कहीं से कुछ रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले बात आती है चैप्टर नंबर 1 दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स। तो पहला आया कि भैया टैक्स होता क्या है। देखो स्टूडेंट, तो टैक्स का मतलब है ऐसा पैक्यूनियरी बर्डन। अब नाउ आई एम यूजिंग अ वर्ड दैट इज अ पैक्यूनियरी बर्डन। व्हाट डज इट मीन? देखो, ऐसा तो नहीं है ना कि हम हमारी मर्जी से आइए गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले लीजिए। वी आर नॉट डूइंग द वॉलंटरी पेमेंट ना। गवर्नमेंट ने हम पर ये टैक्स इम्पोज किया है, ये लेवी किया है, इस वजह से हम उसको वहाँ पर पे आउट कर रहे हैं। सो दैट इज अ पैक्यूनियरी बर्डन। ठीक है, ये कौन लगाता है? तो टैक्स एक तरीके से इस ऐसी फीस है जो कि गवर्नमेंट हम पे इम्पोज कर रही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट व्हाई द टैक्सेस आर लेविड। गवर्नमेंट हमसे क्यों कोई फीस कलेक्ट कर रही है, जिससे कि वो उस फीस का, देखो हमने गवर्नमेंट को फीस दी, वो उनका रेवेन्यू बना, अब वो उसको हम पे ही यूटिलाइज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज एंड ऑल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कितने तरीके के टैक्सेस हैं हमारे पास। तो स्टूडेंट, देयर आर 2 काइंड ऑफ टैक्सेस। द वेरी फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स एंड द सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, आइए जल्दी से समझते हैं। ठीक है, देखो, अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और है स्टूडेंट्स, अगर आपको नवंबर 23 के लिए रेगुलर बैच या फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन करना है, सो दैट टू इज़ अवेलेबल। आप क्या कर सकते हो, टैक्सेशन का कंप्लीट दैट इज इनकम टैक्स और जीएसटी का बैच भी अवेलेबल है और ऑडिट का भी बैच अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम देयर। और May 24 वाले स्टूडेंट्स, आपके लिए भी बैच स्टार्ट हो रहा है 15 अगस्त से। यस, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब डीटी क्या होता है? दैट इज डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि जहाँ पर इम्पैक्ट और इंसिडेंस जो है वो सेम पर्सन पर रहता है। हाँ, व्हाट डज इट मीन? मतलब अगर मेरी इनकम है तो टैक्स भी मैं ही पे करूँगी। इट मीन जो टैक्स पेयर है उसी पे टैक्स का बर्डन पड़ रहा है। इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस आर ऑन द सेम पर्सन। बट इन कंपैरिजन ऑफ आईडीटी, ठीक है, अब आईडीटी में क्या रहता है, मान लो स्टूडेंट्स, मैं ये पेन लेने मार्केट में गई, चिंतामणि को मैंने कहा अंकल एक पेन देना, उन्होंने कहा 20 रुपये का पेन है, 2 रुपये का जीएसटी है, यानी 2 रुपये का जीएसटी इन द सेंस उन्होंने कहा मान लो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल 10% का जीएसटी है इस पर। ठीक है, तो 20 + 2 दैट इज 22। मेरी पॉकेट से 22 रुपीज़ गए, यानी टैक्स का बर्डन मुझ पर पड़ा। लेकिन गवर्नमेंट की नज़रों में टैक्स पेयर कौन है? वो शॉपकीपर यानी कि चिंतामणि। ठीक है, तो यानी स्टूडेंट्स यहाँ पर आईडीटी में हमारे पास इम्पैक्ट और इंसिडेंस जो है वो डिफरेंट पर्सन्स पे रहता है। बर्डन मेरी पॉकेट पे पड़ा, बट गवर्नमेंट की नज़रों में टैक्स पेयर चिंतामणि है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाउ मेनी काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस आर देयर। तो हमारे सिलेबस में आता है इनकम टैक्स। क्या आता है? इनकम टैक्स। ठीक है, और आईडीटी में हम कवर करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 तरीके के कंसेप्ट आते हैं आईडीटी में। एक रहता है जीएसटी और एक होता है कस्टम। ठीक है, सबके बारे में बात करेंगे डेफिनेटली। अगर आपको आईडीटी की रिवीजन सीरीज देखनी है तो वो हमारे पास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, सेम टाइम सेम प्लेस, दैट इज 7:30 PM। ओके, चलिए, अब हमने पढ़ लिया डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में जो इंसिडेंस है वो दूसरे पर्सन को पास कर दिया जाता है, जैसे कि उन्होंने मुझे पास किया। ओके, मैंने पे किया। फिर आता है टैक्सेस क्यों लगते हैं, क्योंकि जो हम टैक्स एक तरीके से बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है हमारी गवर्नमेंट का। हमने टैक्स पे किया, वही उनका रेवेन्यू बना एंड दे आर यूजिंग इट ऑन अस ओनली। ओके, नेक्स्ट थिंग, मैम अगर कल को मेरा नेबर चाहे कि मैं तुम पर टैक्स लगाऊं तो क्या वो लगा सकता है? द आंसर इज क्लियर कट नो। लेकिन किसने पावर दी कि कौन सा पर्सन टैक्स लगाएगा? हमारे इंडिया के सुप्रीम लॉ ने। मुझे पता है यहाँ पर बैठे काफ़ी बच्चों के माइंड में आया सुप्रीम लॉ यानी सुप्रीम कोर्ट। मैंने लॉ बोला, मैंने कोर्ट तो नहीं बोला। कोर्ट इज अ लीगल अथॉरिटी, नॉट अ लॉ। फिर लॉ क्या है? तो स्टूडेंट, सुप्रीम लॉ यानी जय हिंद जय भारत, हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत का संविधान, उसमें लिखा हुआ है कि किस उससे ऊपर कोई लॉ नहीं है। ठीक है, तो वहाँ लिखा हुआ है कि देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 265। अब स्टूडेंट्स, आर्टिकल 265 ने लिखा, देखो, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। इट मीन कि टैक्स लगाएगा या उसकी कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ लीगल अथॉरिटी करेगी, यानी हमारी गवर्नमेंट करेगी, हमारे पड़ोसी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर इनकम टैक्स में हमें 2 आर्टिकल्स पढ़ने हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। पहला हमने पढ़ लिया स्टूडेंट्स, आर्टिकल नंबर 265। क्या कहा उसने?
भाई नो टैक्स शेल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, उसके अलावा कोई नहीं लगाएगा। दिट इज आर्टिकल 265। सेकेंड आर्टिकल जो हमारे इनकम टैक्स का पार्ट बनता है वो है आर्टिकल नंबर 246 एंड विच इज very 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 important. Now what is the reason of it being so important? Because students इसमें से पेपर में काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है, इवन एट द फाइनल लेवल इसमें से आ जाता है, तो लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कहता है आर्टिकल 246 में, उसने ये बता दिया कि देखो यहाँ पर हम आपको कुछ लिस्ट दे रहे हैं, 3 तरीके की लिस्ट है। कितने तरीके की लिस्ट है? 1 2 3 ओके। कितने तरीके की लिस्ट है? 1 2 3 लिस्ट, जहाँ पर उन्होंने मैटर्स लिख दिए कि देखो यूनियन लिस्ट, लिस्ट नंबर 1 यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो मैटर है जिस यहाँ पर पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि उन वाले मैटर्स पे वही जो है अपने लॉ बनाएंगे, ठीक है। स्टेट लिस्ट में लिख दिया ये वो मैटर्स हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है टू मेक द लॉज ऑन द मैटर ऑन इट। फिर आया कुछ मैटर्स को ज़रूरी थी कि दोनों मिलकर बनाए। कौन सी लिस्ट थी वो जल्दी से ज़रा कमेंट करना मुझे। यस, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में जो दोनों मैटर्स बनाते हैं वो वाले मैटर्स लिखे होते हैं। अब स्टूडेंट्स आर्टिकल 246 7th शेड्यूल, मेरी बात सुनना आराम से, आर्टिकल 246 7th शेड्यूल, इस पे से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो ध्यान रखना भाई। आर्टिकल 246 का 7th शेड्यूल है, उसमें 3 लिस्ट हैं। फर्स्ट इज लिस्ट नंबर 1 यूनियन लिस्ट, सेकेंड इज लिस्ट नंबर 2 दैट इज द स्टेट लिस्ट एंड द लिस्ट नंबर 3 इज द कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सबको अच्छे से रिवाइज हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स बात आती है कि मैम कुछ एग्जाम्पल्स अगर मिल जाते तो अच्छा रहता है। डेफिनेटली बात करते हैं एग्जाम्पल्स। देखो स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्या कहा गया कि हमारे पास ये जो हमारी यूनियन लिस्ट है, इसका एग्जाम्पल देती हूँ। अच्छा, इनकम टैक्स कैसा लॉ है? क्लास में बहुत बार बताया मैंने, ये कैसा लॉ है, कौन इस पे मैटर्स बनाता है? भाई सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, यानी यूनियन लिस्ट, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 82 है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स, यानी इनकम टैक्स पे जो भी लॉ है वो पार्लियामेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है इनकम टैक्स बट अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, मतलब एग्रीकल्चरल इनकम पर ये नहीं बनाते, एग्रीकल्चरल इनकम पर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 46 है विच इज़ ऑफ द एग्रीकल्चरल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, जहाँ की सारी बातें जो है भाई कौन बताएगा? स्टेट लेजिस्लेचर बताएगा। क्लियर, समझ आ गया? ओके ग्रेट। उसके बाद स्टूडेंट्स मतलब बेसिकली दे आर सेइंग कि इस पर टैक्स कैसे लगेगा एग्रीकल्चरल इनकम पर, ये बताता है स्टेट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कितने तरीके के कंपोनेंट्स या सोर्सेज हैं इनकम टैक्स लॉ के। पता है इन माय चाइल्डहुड आई लाइक अ सीरियल सो मच, दैट इज हम 5। आई होप आप सबने भी देखा होगा। देखा है क्या? चलो बताते रहा करो ना फिर मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो हम 5 की तरह अब यहाँ पर भी उसने कहा जी हम 5, यानी कितने तरीके के कंपोनेंट्स या फिर सोर्सेज हैं इनकम टैक्स लॉ के। तो दे आर हम 5 तरीके के कंपोनेंट्स या फिर जिनको हम कहते हैं सोर्सेज हैं इनकम टैक्स लॉ के। तो एक बार उनको रिवाइज कर लें। अरे डेफिनेटली बनता है। आइए, क्या बताया था स्टूडेंट्स मैंने आपको क्लास में? कितने तरीके के कंपोनेंट्स हैं? 5 तरीके के, या हम इनको कहते हैं सोर्सेज। मतलब इन सबसे क्यूमुलेटिवली मिलाकर हमें पता चलता है कि किस तरीका, मतलब हमारा इनकम टैक्स कैसे कंप्यूट होगा, क्या लॉज है, क्या रूल्स है, सब कुछ। पहला आता है सुप्रीम पावर, यहाँ यानी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब स्टूडेंट्स इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सब कुछ बताया टैक्स से रिलेटेड कि भाई इनकम टैक्स को कंप्यूटेशन कैसे करना है, प्रोसीजर क्या है, असेसमेंट कैसे होगी, कौन असेसी होता है, क्या असेसमेंट ईयर रहता है, प्रीवियस ईयर क्या है, सब कुछ, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है इनकम टैक्स रूल्स 1962। अब ये क्या है? येस, एवरीथिंग इज मेंशन इन द बुक, सो डोंट वरी एट ऑल। अगर आपके पास ये वाली बुक नहीं है, मतलब मेरे हैंड रिटन नोट्स नहीं है, डोंट वरी एट ऑल, जो भी बुक है आप वही रेफर कर सकते हो। अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो ऐप पर ई बुक अवेलेबल है, यू कैन टेक इट। अभी इंट्रोडक्टरी प्राइस चल रहा है, बता देती हूँ, जस्ट इन द 199 ओनली, ओके। तो आप वहाँ से भी इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इनकम टैक्स रूल्स 1962। अब स्टूडेंट इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने ये पावर दे दी CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को कि अगर आप कोई भी रूल बनाना चाहते हो रिगार्डिंग द इनकम टैक्स, तो येस यू कैन मेक इट, ठीक है। तो वही रूल्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं इनकम टैक्स रूल्स 1962। अब हुआ क्या, एक बात बताना स्टूडेंट्स मुझे,
आज हम देख रहे हैं दैट वी आर स्टडिंग ऑनलाइन, वी आर स्टडिंग ऑन द यूट्यूब, वी आर स्टडिंग ऑन द फेसबुक, या फिर हम क्या करते हैं, मतलब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। कभी सोचा था 10 साल पहले ऑनलाइन पढ़ेंगे? नहीं ना, यही था, ट्यूशन पे जाना है, वहाँ पे पढ़ना है, कितना टाइम कंज्यूम हो जाता था एंड ऑल। फिर यानी हर चीज़ में अपडेट्स आ रही हैं। तो ये जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट बना था 1961 में, इसमें अपडेट नहीं चाहिए। तो हर साल हमारे पास एनुअल फाइनेंस एक्ट आता है। एनुअल फाइनेंस एक्ट कैसे बनता है? तो स्टूडेंट्स, एवरी ईयर जो भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो पार्लियामेंट के बजट सेशन में फाइनेंस बिल को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जब प्रेजेंट किया तो फाइनेंस बिल था, लेकिन जब बना तो एक्ट बन गया। मतलब फाइनेंस बिल को पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस से पास करवाया जाता है। बोथ हाउस मतलब लोकसभा और राज्यसभा से। उसके बाद प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है, सिग्नेचर मिलते हैं, और वो बन जाता है फाइनेंस एक्ट, ठीक है। वो जो फाइनेंस एक्ट है स्टूडेंट्स, उसमें लिखा होता है कि भाई अब आने वाले साल में टैक्स रेट्स क्या लगेंगे, कैसे कैसे करके अगर कोई न्यू टैक्स ओल्ड टैक्स की स्कीम आ रही है तो वो कैसे चलिए, सब कुछ इसमें वो बता देंगे। TDS के रेट्स, एडवांस टैक्स के रेट्स, सब कुछ, ठीक है। आफ्टर दैट स्टूडेंट, ये जो फाइनेंस एक्ट के चेंजेस हैं ये इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, ठीक है। तो ये था हमारे पास थर्ड सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। फिर बात आती है फोर्थ, ठीक है। अच्छा मैम, नवंबर वाले पेपर के लिए कौन से वाला, नवंबर या दिसंबर वाले पेपर के लिए कौन से वाला एक्ट चल रहा है? तो स्टूडेंट, दैट इज फाइनेंस एक्ट 2022, ठीक है। तो नवंबर और दिसंबर 2023 वाले बच्चों, आप पर जो फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है दैट इज फाइनेंस एक्ट 2022। सो डोंट टेक टेंशन कि अरे 2023 लगेगा, कौन सा लगेगा, ठीक है। 2022 लगेगा। मई 24 वाले स्टूडेंट्स एंड जून 24 स्टूडेंट, या नवंबर और दिसंबर 24 स्टूडेंट, आप पे फाइनेंस एक्ट 23 एप्लीकेबल होगा, ओके। हाँ, आप यहाँ से डेफिनेटली समझ सकते हो। उसके बाद जो भी अमेंडमेंट्स आएंगे आप वहाँ से कर सकते हैं। चलो, फिर आता है फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम टैक्स, दैट इज सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन। अब भाई एक बात बताओ, रमेश और सुरेश एक क्या है? नहीं ना। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं सर्कुलर और नोटिफिकेशंस एक है? मतलब मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस तो भाई एक चीज़ होती है, नहीं होती, अलग अलग होती है। सर्कुलर्स क्या होते हैं? देखो, अगर कभी भी लग रहा है कि भाई कोई ना डाउट्स आ रहे हैं किसी के भी माइंड, मतलब मैथ्स के माइंड में किसी लॉ को लेके डाउट आ रहा है, तो हमारी CBDT क्या करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स स्टूडेंट, सर्कुलर इशू कर देता है। इसका मतलब भाई देखो, ये जो मैं ऊपर सर्कुलर्स की बात कर रही हूँ, ये सर्कुलर्स किस लिए इशू होते हैं? टू क्लैरिफाई द डाउट्स। कौन इशू करता है? CBDT इशू करता है। फिर आता है नोटिफिकेशन, मतलब कुछ भी अगर नोटिफाई करना है, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो नोटिफिकेशन इशू करते हैं। CBDT कर सकता है क्या? देखो, अब क्या है, नोटिफिकेशन नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। मान लो कोई एक्सटेंशन आनी है डेट में, टैक्स डेट्स में, या कुछ भी। बट साथ ही साथ में, ध्यान से सुनना, साथ ही साथ में अगर CBDT को लग रहा है ना कि भाई मैंने ये जो इनकम टैक्स रूल्स 1962, मेरे इसमें जो रूल्स मैंने बना रखे हैं, मुझे कोई नया रूल बनाना है, या जो रूल बना रखा है उसमें अमेंडमेंट करनी है, वो कर देंगे। लेकिन लोगों तक, जनता तक कैसे पहुँचाएंगे, ऑफिसर्स को कैसे बताएंगे? तो उसके लिए स्टूडेंट CBDT भी नोटिफिकेशन इशू कर सकता है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, बट इफ नेसेसरी दैट टू मेक रूल्स और टू अमेंड रूल, CBDT कैन ऑल्सो इशू द नोटिफिकेशन, ओके। रिविजन सेशन है तो मैं थोड़ी स्पीड फास्ट रख रही हूँ, ऑलरेडी फास्ट रख रही हूँ, तो प्लीज़ लेक्चर को 1.5x 2x लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी ड्यूरेशन पे सुन लेना, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन हो गए। सर्कुलर्स किसके ऊपर बाउंड अपॉन होता है? नोटिफिकेशंस किसके लिए? सर्कुलर्स जो होते हैं वो बाइंड करते हैं सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट को। यानी असेसी का फायदा है, एडवांटेजियस सर्कुलर है तो दे कैन टेक द एडवांटेज ऑफ इट, अदरवाइज दे कैन स्किप इट। बट नोटिफिकेशन जो है वो दोनों को बाइंड करती है, डिपार्टमेंट को भी और जो हमारे असेसीज होते हैं उनको भी, ओके स्टूडेंट। तो हम पे नोटिफिकेशन जो है एप्लीकेबल होने वाली है, लेकिन जो सर्कुलर है वो मेनली जो बाउंड अपॉन करता है वो है डिपार्टमेंट को। हमारी तो जी मर्जी है, फ़ायदा लगे तो मान लो, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिफ्थ सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ, दैट इज द केस लॉज। क्या है केस लॉज? अब ये केस लॉज क्या होते हैं? सुनो स्टूडेंट, ये जो मैंने बात करी ना इन केस लॉज की, ये क्या है, आप बहुत सारे ना डिसीजंस ऐसे होते हैं जो डिपार्टमेंट या SSC मिलके नहीं ले पाते। किसी ने जो है केस लगा दिया, कोर्ट केस कर दिया, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में बात चली गई। अब उनका जो वर्डिक्ट है ना वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी ऐसा ऐसा होना है, तो वो भी जो है इनकम टैक्स के सोर्स में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, ठीक है।
अब बात आई सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, वी ऑल नो, उसके लॉ को भी कहते हैं हम लॉ ऑफ द लैंड। तो उसका फैसला जो है वो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होगा, बट जो हाई कोर्ट है उसका उसकी जुरिस्डिक्शनल एरिया पर होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट हमारे पास अब आई होप आपको रिविजन सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो बताते क्यों नहीं, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रहा है, एंड येस प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ठीक है, एंड हाँ स्टूडेंट्स, हमारे पास टैक्स के यानी इनकम टैक्स, जीएसटी, ऑडिट के बहुत और अकाउंट्स के भी बहुत सारे सेशंस आने वाले हैं। सो प्लीज़ 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 जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशंस होंगी आप प्रेस कर देना बेल आइकन, जितनी नोटिफिकेशन है यू विल गेट इट। ओके, नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 4, दैट इज द चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। एक बात बताती हूँ, सेक्शन 2 डेफिनेशंस के लिए है, तो डेफिनेशन आई सेक्शन 2 लिख दो, क्लॉज नंबर नहीं भी याद है सेक्शन 2 लिख दो। ठीक है, सेक्शन 2 डेफिनेशन, इनकम टैक्स एक्ट में भी सेक्शन 2 में डेफिनेशन लिखी है, और जीएसटी में भी सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 2 में ही डेफिनेशन लिखी है, तो कंफ्यूज मत होना। ओके, नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 4, ये बताता है चार्जेबिलिटी सेक्शन। चार्जेबिलिटी सेक्शन क्या होता है कि किस तरीके से चार्ज लगेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बोला गया कि देखो इनकम टैक्स जो है हर असेसमेंट ईयर के लिए चार्ज होगा, प्रीवियस ईयर की इनकम को असेसमेंट ईयर में असेस करेंगे, हर पर्सन पर लगेगा। पर्सन का मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 31 वाला पर्सन, यानी इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, और उसके बाद हमने पढ़ी थी कंपनीज एंड ऑल दैट। ओके, नेक्स्ट आता है टैक्स किस अकॉर्डिंग लगेगा, तो जो भी फाइनेंस एक्ट में रेट्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये थे इसके 4 सेक्शन नंबर 4 के 4 पॉइंट चार्जेबिलिटी के, सेक्शन नंबर 4 के 4 पॉइंट्स है। ठीक है, फर्स्ट इनकम टैक्स इज चार्ज फॉर एवरी असेसमेंट ईयर, सेकंड हर पर्सन पे लगेगा, थर्ड प्रीवियस ईयर की इनकम जितनी अर्न करी है उस पर लगेगा टैक्स, फोर्थ फाइनेंस एक्ट में जो रेट्स दिए हैं उनके अकॉर्डिंग लगेगा। नेक्स्ट आता है असेसमेंट ईयर। अब सेक्शन 2 क्लॉज 9 क्या बताया था, असेसमेंट ईयर का मतलब होता है पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। प्रीवियस ईयर की इनकम को इसमें हम टैक्स लगाते हैं। नेक्स्ट आता है प्रीवियस ईयर, सेक्शन नंबर 3 में लिया है। प्रीवियस ईयर का मतलब है वो फाइनेंशियल ईयर विच इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, मतलब असेसमेंट ईयर 23-24 विच इज रेलिवेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन, असेसमेंट ईयर 23-24 का इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर कौन सा था, 22-23, तो वो था उसका प्रीवियस ईयर, यानी 22-23 की इनकम को 23-24 में टैक्स करेंगे। ठीक है, अब असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीनों का होता है, लेकिन प्रीवियस ईयर नॉर्मली 12 का होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा होगा। ऐसा कैसे, मान लो चिंतामणि ने बिजनेस ही अपना जुलाई में शुरू किया, उसका सोर्स ऑफ इनकम ही एग्जिस्ट जुलाई में हुआ, तो जुलाई से लेके मार्च तक होगा। ठीक है, सो प्रीवियस ईयर कैन बी ऑफ लेस देन 12 मंथ्स ऑल्सो, एमसीक्यूज में कई बार पूछ लेते हैं। अब नॉर्मली ना हमारे पास एक रूल होता है, क्या रूल है, चलिए आइए बात करते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर की इनकम को प्रीवियस ईयर में टैक्स लगेगा, प्रीवियस ईयर की इनकम को प्रीवियस ईयर में टैक्स लगेगा। ठीक है, ऐसा होता है क्या, नहीं ना, तो सही रूल क्यों नहीं बोलते, द रूल इज प्रीवियस ईयर की इनकम को असेसमेंट ईयर में टैक्स लगेगा, दिस इज द जनरल रूल। ठीक है, लेकिन इसकी एक्सेप्शंस हैं, कितनी एक्सेप्शंस हैं आइए बात करते हैं। तो एक्सेप्शंस आती हैं स्टूडेंट्स इसमें, जो कहती हैं कि देखो भाई हम एक्सेप्शंस के अकॉर्डिंग ऐसा भी होगा कि प्रीवियस ईयर की इनकम को आपको प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लगाना होगा। अब ऐसे कौन कौन से केसेस हैं, तो सिंपल सी बात बोलूँ, जहाँ असेसिंग ऑफिसर को लग रहा है बहुत गड़बड़ है, घोटाला है, नहीं लग रहा कि ये जो है हमें असेसमेंट ईयर तक रुकेगा और टैक्स पे करेगा, तो रोको इसको और इसी साल का इसी साल इससे टैक्स ले लो। ठीक है, ये क्वेश्चन रेपिटेड क्वेश्चन है इंटर लेवल पर। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए, इसको तो अभी की अभी लिखना ही पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, जल्दी से लिख लीजिए। ओके, अब बताती है कि ऐसे कौन कौन से ये केसेस हैं जहाँ पर प्रीवियस ईयर की इनकम को प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लगेगा। पहला आता है शिपिंग बिजनेस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट। देखो मैं बोल रही हूँ भाई पेपर में क्वेश्चन आएगा, तो क्या फिर भी ये गलती करोगे क्या कि सेक्शन नंबर याद नहीं करोगे, नहीं ना। आई नेवर एवर सेड कि 100% सेक्शन नंबर याद करो। भाई एआई आ गया है मार्केट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, हमारा तो ह्यूमन माइंड है। 100% सेक्शन अर्निंग इज नॉट एक्चुअली प्रैक्टिकल, बट जो इम्पॉर्टेंट है पेपर में आने वाला है वो तो करोगे ना। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ दैट टॉपिक। तो शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट सेक्शन 172। देख अब इसमें क्या कह रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द फर्स्ट पार्ट हियर, जहाँ पे प्रीवियस ईयर की इनकम को प्रीवियस ईयर में टैक्स लगेगा, वो है शिपिंग बिजनेस वाला। ठीक है, बस
आज की क्लास का ये लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 1 की जो बैलेंस रिवीजन रहेगी, ठीक है। तो फटाफट से इसको समझ लेते हैं। शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, अब ये क्या है? तो स्टूडेंट्स देखो, अगर कोई एनआर है जो कि इंडिया में शिपिंग बिजनेस कर रहा है, ठीक है, अब जब वो अपनी शिप में, ये उसकी शिप है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो मैं शिप ऐसे ही बना रही हूँ, ठीक है भाई, मैं लिख देती हूँ शिप है। अपनी शिप में चाहे वो क्या क्या लेके जा सकता है, या तो वो पैसेंजर्स को कैरी कर रहा होगा, या फिर स्टूडेंट्स वो लाइफ स्टॉक कैरी कर रहा होगा, मतलब एनिमल्स भरा हो गए, या फिर वो गुड्स कैरी कर रहा होगा। बस यही तो है। और क्या कर लेगा? बिल्डिंग, मूवेबल प्रॉपर्टी तो लेकर जाएगा ना, बिल्डिंग थोड़ी ना ले जाएगा, इमूवेबल थोड़ी ना पॉसिबल है। अब इन केसेस में बोला गया कि देखो, जब आप हमारे इंडियन पोर्ट को छोड़कर जा रहे हो, अब हम अगले साल आपको ढूंढें, कहाँ गए, अरे जेम्स कहाँ गया, जरा चाहो ढूंढो, नहीं ना। तो आप बिफोर लीविंग आर इंडियन पोर्ट, आपको या तो टैक्स पे करना है या सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट करनी है कि टैक्स मिलेगा। तो कितना टैक्स पे करना है यहाँ पर? जितना फ्रेट आपने अर्न किया है उसके 7.5% को हम आपकी इनकम मान रहे हैं। मैम से 7.5 को, क्योंकि एक बात बताओ, आपने 1000 रुपये का अगर बिजनेस किया है तो क्या वो 1000 रुपये इनकम है? वो तो रेवेन्यू है, ग्रॉस रेवेन्यू है ना। नेट रेवेन्यू पर टैक्स लगता है, इनकम पर, प्रॉफिट पे टैक्स लगता है, ठीक है ना। तो फ्रेट के 7.5% को हम आपकी इनकम मान रहे हैं। इसके ऊपर एज पर द टैक्स रेट्स हमें टैक्स देकर जाओ, ठीक है। तो ये रहता है हमारे एनआर के लिए, दैट इज द नॉन रेजिडेंट के लिए। आई होप समझ आ गया स्टूडेंट। तो ये हमारी है जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर की इनकम को प्रीवियस ईयर में ही टैक्स करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारी बात आती है, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चलो एक बार देख लेते हैं। तो शिप इज अलाउड टू लीव द पोर्ट ओनली व्हेन द टैक्स हैज बीन पेड और सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट हैज बीन मेड फॉर पेमेंट देयरऑफ। 7.5% freight paid or payable to the owner or the charterer or to any person on his behalf, ठीक है, whether in India or outside India on account of such carriage। अब ये कह रहे हैं, चाहे आपको वो जो कैरेज का पैसा है, अब लोग क्या करने लगे, चालाकी। सुनो, जेम्स ने कहा, सुनो सब मेरी बात सुना। जेम्स ने कहा, उसके साथ ना जैकी जा रहा था, जैकी सुनो, आप तो इंडिया के बाहर के हो, आप मुझे ना वहीं पर जाकर जो है इसका किराया दे देना, फ्रेट दे देना, इंडिया में दिया मुझे टैक्स का। ऐसा नहीं है, आप इंडिया में वो टैक्स ले रहे हो उससे या इंडिया के बाहर से ले रहे हो, शिप तो हमारी पोर्ट से लेके गए हो ना, तो टैक्स तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, उसका भी 7.5% कंप्यूट होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है पर्सन्स लिविंग इंडिया। अब चिंतामणि ने सोचा जी चलो जी बाहर चलते हैं। असेसिंग ऑफिसर को पता चल गया, अगर असेसिंग ऑफिसर को लग रहा है कि ये जो पर्सन है, ये जो चिंतामणि है, ये इंडिया के बाहर जा रहा है, लेकिन इसकी इंटेंशन क्या है कि वो नियर बाय फ्यूचर में अभी इंडिया में वापस नहीं आने वाला, तो उसको बोला जाता है जिस दिन आप इंडिया के बाहर जा रहे हो, ठीक है, जब आप अपनी उड़ान भर रहे हो, जा रहे हो, तो उस दिन तक आपकी जितनी भी इनकम है आपको उस पर टैक्स हमें यहीं पर देकर जाना होगा। दैट इज द सेकेंड पॉइंट, पर्सन्स लिविंग इंडिया, ओके। तो अब ये असेसिंग ऑफिसर पे डिपेंड है कि जहाँ उसको पता चल गया इंडिविजुअल जो है वो जा रहा है इंडिया से, तो टैक्स ले लो। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे बात आती है थर्ड पॉइंट, AOP BOI आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन। देखो, अगर 2 पॉइंट्स आई होप सबको समझ आ गए। फर्स्ट इज शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, सेकेंड इज पर्सन्स लिविंग इंडिया। थर्ड पॉइंट वो कह रहा है, अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या AJP आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन, वो इस पर्पस से बने थे कि एक पर्टिकुलर बिजनेस हमें बस यहाँ पर ना, हमें मान लो कोई इवेंट आए कि हमें तो ये वाला इवेंट करना है, उसके बाद हम तो चले, मतलब ये हम भी बिजनेस को डिसॉल्व करेंगे, अगर ऐसी इंटेंशन है, ठीक है, और असेसिंग ऑफिसर को ये बात पता चल गई कि ये जो AOP BOI आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर इवेंट या पर्पस के लिए बने थे, तो असेसिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, वो ये कह सकता है कि देखो, आपकी अभी तक की, यानी एट द डेट, अप टू द डेट ऑफ डिसॉल्यूशन, आपकी जितनी भी इनकम आई है, आप उस पर हमें इसी सेम साल में जो है मैं आपको असेस कर रहा हूँ, तो आप यही मुझे टैक्स दें, ठीक है। So if AOP BOI artificial juridical person formed for a particular event or purpose, तो assessing officer can tax it in the same year, ठीक है, up to the date of dissolution जितनी इनकम हुई है। ये है सेक्शन नंबर 174A। तो 3 सेक्शंस पढ़े, सेक्शन 172 पर्सन्स लिविंग इंडिया, सेक्शन 174 एंड दिस वन दैट इज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस और इवेंट अगर बिजनेस बना था तो सेक्शन 174A। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी सेक्शन 175। आपको मैं बता दूं, इस क्वेश्चन में भी बात है हम 5 यानी 5 पॉइंट्स ही है, ठीक है। सेक्शन 175, अगर अब एक पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, पता चल गया असेसिंग ऑफिसर को। असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लग रहा है कि देखो ये जो प्रॉपर्टी खड़ी है यहाँ पर, कौन से वाली प्रॉपर्टी,
अरे भाई ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी जो दिखा रही हो, देखो देखो ऊपर देखो, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को किसी और पर्सन को, ए ने बी को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, किस लिए करी है, जिससे जो उसकी लाइबिलिटी बनती थी वो बी के ऊपर शिफ्ट कर दे। अब ऐसे केसेस में अगर लग रहा है टू अवॉइड द पेमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी अंडर दिस एक्ट, इस पर्सन ने जो है दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, तो इन दैट केस स्टूडेंट उस पर्सन की यानी ट्रांसफरर की मिस्टर ए को कहा जाएगा कि देखो जिस साल प्रीवियस ईयर खत्म हुआ था, मैम ये क्या हो रहा है, मान लो हम बात करें, अब यहाँ पे ना ये वर्डिंग समझना किस तरीके से लिखी है। काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज मत होना, दीज आर ओनली, वो घुमा के टर्म्स दे रहे हैं आपको। उन्होंने कहा प्रीवियस ईयर 22-23 की बात है, इसकी बात है ना 22-23 की, हाँ हमारे एग्जाम्स के लिए। उसने कहा इससे पिछला साल जब खत्म हुआ था यानी प्रीवियस ईयर 21-22, वहाँ तक का तो आपको टैक्स हो गया। तो इसकी एक्सपायरी के बाद यानी जब ये शुरू हुआ अप टू द डेट जब आपने प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र करी है, यानी सेम बात है जी, प्रीवियस ईयर में जितनी आपने इनकम जो इतनी जब आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी और उसके लिए आपकी जितनी भी इनकम बन रही थी ना, आपको इसी साल में हमें टैक्स देके जाना पड़ेगा। समझ आई दोस्तों बात? चलो ग्रेट। सो टोटल इनकम ऑफ सच पर्सन, अब आप सोचेंगे मैम वैसे ही टोटल इनकम क्या होती है, मान लो उसको ना रेंट मिलना है, मेरी बात सुनना, रेंट अक्रू होना था, उसको लगा बी को दे देता हूँ प्रॉपर्टी, बी भी उसके घर का ही था, उसको पता था बी की स्लैब रेट कम जा रही है, इसको दे देता हूँ, उसके बाद टैक्स जो है यही भर देगा, इसको ज़्यादा टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है, वो रोकेगा और कहेगा सुनो मेरी बात, इस डेट तक जब तक तुमने ट्रांसफ़र करा है उस डेट तक का सारा जो रेंटल एक्रू हुआ है वो तुम्हें ही टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है हम पाँचवा पॉइंट, दैट इज डिसकंटिन्यूड बिजनेस। अगर कोई भी बिजनेस और प्रोफेशन जो है वो असेसमेंट ईयर, अब ये क्या लिखा है पहले बात सुनो, सेम इसने यहाँ पर लिखा है कि देखो इट मीन्स अगर मान लो स्टूडेंट्स असेसिंग ऑफिसर का, एंड इट इज़ एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर दिस पॉइंट, यानी असेसिंग ऑफिसर की मर्जी है तो जो चाहे करे। अगर असेसिंग ऑफिसर को लग रहा है कि देखो ये जो बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है टैक्स आज मिलना चाहिए, तो जब प्रीवियस ईयर स्टार्ट हुआ यानी पिछले वाला प्रीवियस ईयर खत्म हुआ, पिछला वाला एक्सपायर हुआ, ये वाला स्टार्ट हुआ, अप टू द डेट जब तक वो बिजनेस जो है डिसकंटिन्यू नहीं हुआ, ठीक है, जिस दिन डिसकंटिन्यू हुआ वहाँ तक की डेट का जितना भी टैक्स बनता है वो कहेगा टैक्स जो है आज की आज देकर जाओ, यानी प्रीवियस ईयर के टैक्स को जो है उसको प्रीवियस ईयर में ही उसको असेस करना होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ना वर्डिंग समझना है, क्योंकि स्टडी मैट में ICAI के स्टडी मैट में भी सेम दिया हुआ है, तो वर्डिंग्स क्या है, जहाँ पर कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन डिसकंटिन्यू किया किसी भी असेसमेंट ईयर में, अब ये असेसमेंट ईयर ना क्या कर रहा है, यहाँ पे घुमा रहा है, ये कहता है कि ये असेसमेंट ईयर का मतलब ये बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर हमारे पास जो है 21-22 का असेसमेंट ईयर आया 22-23, तो दे आर टॉकिंग अबाउट दिस असेसमेंट ईयर, ठीक है। लेकिन बात क्या है, मतलब क्या वो भी लिख सकते हो कि भाई अगर किसी भी प्रीवियस ईयर में असेसिंग ऑफिसर को लग रहा है कि बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है, तो अप टू द डेट ऑफ सच डिसकंटिन्यूएंस एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर दे कैन बी चार्ज टू टैक्स इन द सेम ईयर, ठीक है। अब यहाँ असेसमेंट ईयर लिखा है, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रीवियस ईयर, क्योंकि हर प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर होता है, ठीक है ना, क्योंकि असेसमेंट ईयर भी कभी प्रीवियस ईयर था। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे स्टूडेंट्स हम, नेक्स्ट सेशन में वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 1। ओके, सो जिसको क्लास अच्छी लगी है फटाफट से लाइक कर दो, अगर लाइक कर दिए दोबारा मत करना, 2 बार लाइक से वीडियो अनलाइक हो जाती है, ठीक है ना, पता है ना, यस। चलो, सो वीडियो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, एंड अगर स्टूडेंट्स आपको कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के, सबको ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, सबका वहाँ ज्वाइन कर लो, ऐप इंस्टॉल कर लो, क्योंकि बहुत सारे फ्री टेस्ट वहाँ पे आते रहते हैं, ठीक है, फ्री नोट्स वहाँ पे अपलोड होते रहते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, क्या, एट द सेम टाइम सेम प्लेस, दैट इज 7:30 PM ऑन द यूट्यूब एंड द फेसबुक। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे।